आ रहा है कि यह आदमी क्या बोल रहा है। साहिस्ता उत्तेजित होकर चिल्लाई। ओम शास्त्री एक पल के लिए चुप रहा और फिर बिना किसी चेतावनी के वहां मौजूद लोगों की धारणा के विपरीत अचानक वे जाग उठा। साहिस्ता जो ओम शास्त्री के ज्यादा पास बैठी हुई थी चौंक उठी और उससे दूरी बनाने की कोशिश में कुर्सी से गिर पड़ी। कमरे में अन्य सभी लोग भी हैरान हो गए। साहिस्ता ने सोचा कि यह कैसे संभव है। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है कि ये एकदम से होश में कैसे आ गया। उनके 300 से अधिक मरीजों के अनुभव में आज तक कोई आदमी बिना शारीरिक परेशानी के इतनी जल्दी सम्मोहित निद्रा अवस्था से नहीं उठता था। डॉक्टर बन्ना भी उतने ही स्तब्ध थे। दवाओं के बारे में उनका ज्ञान ये कहता था कि मरीज को खुराक दिए जाने के 8 घंटे से पहले उसे होश नहीं आ सकता। इसने उनके द्वारा अध्ययन और अभ्यास किए सभी मापदंडों की अवहेलना कर दी। LSD भी अपना वे छिपा नहीं पा रही थी। उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। ओम शास्त्री बिना मुक्त होने की कोशिश किए सभी को देख रहा था। उसने शांतिमय तरीके से पूछा, मैं यहाँ क्यों लाया गया हूँ? तुम लोगों को क्या चाहिए? वे निराश लग रहा था। साहिस्ता ने उसके सवाल का उत्तर नहीं दिया। उसने डॉक्टर श्रीनिवासन देखा। ओम ने भी उनकी तरफ देखा। तुम यहाँ हो क्योंकि कुछ जवाब है जो हमें चाहिए। हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस वही जानकारी है जो तुम्हारे पास है। डॉक्टर श्रीनिवासन ने अपने रोबीले अंदाज में जवाब दिया। कितना जानते हो मेरे बारे में? ओम ने पूछा। खैर अभी के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही। ओम शास्त्री तुम्हारी असली पहचान नहीं है और तुम किसी बंदा बहादुर व संजय को जानते हो और ये कि विदुर और विष्णुगुप्त तुम्हारे द्वारा उपयोग किए गए अन्य 2 नकली नाम रह चुके हैं। ओम शास्त्री ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और एक दुख की लहर उसके चेहरे पर छा गई। इस समय डॉक्टर श्रीनिवासन अपना आपा खोते हुए आधिकारिक स्वर में बोले, मेरा नाम डॉक्टर श्रीनिवासन राव है। मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एवं सेवानिवृत्त वैज्ञानिक रह चुका हूँ और अब मैं इस टीम का नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप कौन है। ओम ने जवाब दिया। डॉक्टर बन्ना ओम को दवा से इंजेक्शन करने के लिए उससे करीब गए। शुरू में विरोध करने का प्रयास किया और चीखते हुए बोला, मैं मिडाजोलमा, फ्लूनाइट्राजोलमा, बार्बिट्यूरेंटेस और एमोबाबिटिटस से। ओम के बेहोश होने से पहले आखिरी शब्द थे। उसकी तेज आवाज सुनकर 2 रक्षक उसे उसकी जगह पर थामे रखने के लिए आ गए और डॉक्टर बना ने उन दवाओं के नाम सुनकर जो नारकोटिक्स टैक्स से प्रयोग की जाती थी और जो उन्होंने अभी ओम शास्त्री को भी दी थी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्होंने कोई भाव प्रकट नहीं किया। डॉक्टर साहिस्ता ने उसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए उसकी ओर देखा। वह आराम से उसके सामने बैठी और उसकी आंखों में गहराई से देखने लगी। साहिस्ता की सुंदर आंखों में किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित करने का जादू और शक्ति थी। वह बिना पलके झपकाए मधुर आवाज में बोलती थी। जब उन्होंने ओम शास्त्री के कंधों को छुआ, वह एकदम ढीला होकर एक तरफ लुढ़क गया। डॉक्टर श्रीनिवासन के मन में वे अजीब शब्द दर्ज हो गए। मैं जानता हूँ तुम कौन हो, जो ओम के लिए बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। डॉक्टर श्रीनिवासन ने आश्चर्य से बोला, ये कैसे? क्या ये फिर से पूछताछ के लिए तैयार है? श्रीनिवासन ने पूछा। डॉक्टर बन्ना एक उपकरण में कुछ पढ़कर कहा, अभी नहीं सर। मैं क्या बड़बड़ा रहा है? LSD ने रूखी आवाज में पूछा। संस्कृत परिमल ने कहा। परिमल 35 वर्षीय व्यक्ति था जो महाराष्ट्र के शेतफल नामक गांव से आया था। वह स्वभाव से अंतर्मुखी था। उसने भारतीय इतिहास में PhD की थी। उनका अपने विषय में ज्ञान असीमित था, लेकिन अपनी बात को रखने के लिए उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। उसके आत्मविश्वास में कमी का कारण था उसका हकलाना, जो उसके लिए दूसरों के साथ तालमेल बिठाने में सबसे बड़ी बाधा था और इसलिए अक्सर उसे लोगों द्वारा नज़रअंदाज किया जाता था। उसकी चुप्पी के कारण उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं था। परिमल 6 फीट से 2 इंच छोटा था। उसकी त्वचा चिकनी थी और वे बहुत खूबसूरत था। उसने भूरे रंग की चेक की शर्ट के साथ काले रंग की जीन्स पहन रखी थी और सफ़ेद स्पोर्ट्स वाले जूते। उसकी आंखें एवं उसके बाल दोनों गहरे काले रंग के थे और बालों में तेल लगाया हुआ था। उसके भोले वाले प्रश्न और सुझावों के कारण उसे टीम में उसका मंशा हेतु नहीं दिया गया था।
इस शताब्दी में संस्कृत कौन बोलता है? एलएसडी ने उत्तेजित होकर कहा। वे परिमल ने ओम शास्त्री की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, लेकिन आज के समय में किसके पास उसकी भाषा समझने का समय है? एलएसडी ने कहा, मेरे पास। परिमल ने फिर से उत्तर दिया। सुषेण, अभिलाष ने धीरे से अपने आप से कहा। क्या? एलएसडी ने अभिलाष की आवाज सुनकर पूछा। कुछ नहीं। अभिलाष अपने आप को वापस नियमित करते हुए बोला। एलएसडी ने आग्रह करते हुए कहा, नहीं, मैंने तुम्हें उस आदमी द्वारा कुछ समय पहले लिए गए नाम को दोहराते हुए सुना। अभिलाष ने जवाब दिया। सुषेण, हाँ, वही नाम। ये क्या है, बताओ मुझे। एलएसडी ने आग्रह किया। परिमल भी बातचीत में शामिल हो गया। सुषेण बहुत ही कम इस्तेमाल किए जाने वाला नाम है। मेरी जानकारी के अनुसार सुषेण रामायण में एक वेद का नाम था जिसने भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के लंका के युवराज मेघनाथ के साथ युद्ध में घायल होने पर संजीवनी नामक जड़ी बूटी, जो बहुत मुश्किल से हिमालय पर्वत पर पाई जाती है, वे मंगवाई थी। भगवान राम ने हनुमान जी को सुषेण की सलाह के अनुसार संजीवनी बूटी लाने का आदेश दिया था। हनुमान जी हिमालय पर्वत पर पहुंचने के बाद संजीवनी बूटी एवं अन्य जड़ी बूटियों के अंतर नहीं कर पाए और इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत ही अपने कंधों पर उठाकर कन्याकुमारी की ओर उड़ान भरी ताकि सुषेण खुद ही चयन कर सकें। हाँ, मैंने वे पौराणिक तस्वीर देखी है जिसमें हनुमान जी पहाड़ को लेकर उड़ रहे हैं। क्या तुम उसी की बात कर रहे हो? हाँ, लेकिन मुझे रामायण में सुषेण के अंत का कोई उल्लेख याद नहीं है। इस आदमी के बारे में सब कुछ असाधारण है। मैंने इससे पहले जो कुछ भी देखा वे इसके करीब भी नहीं था। शाइस्ता ने कहा। वे अपने विचारों में खोई हुई थी। अपने में लाए विचारों को रोकते हुए वे डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर मुड़ी और विनम्रता से उनसे पूछा, सर, हमें कम से कम स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से जांच कर रहे हैं। सर ने जवाब की उम्मीद रखते हुए डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखा। तुम यहाँ इसी काम के लिए हो? डॉक्टर श्रीनिवासन ने कहा। इसलिए अपने काम पर ध्यान दो और जितना हो सके उतना उससे बातें जानने की कोशिश करो ताकि हम और अच्छे से जान सके कि हम क्या कर रहे हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन शाइस्ता को घूरते हुए बोले। उनका स्वभाव बहुत रूखा है और शाइस्ता के चेहरे के भाव से ये लग रहा था कि उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। सभी लोग काम पर वापस लग गए। परिमल डॉक्टर बन्ना की तरफ गया और चिंतित स्वर में उनसे पूछा, डॉक्टर बन्ना, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर बन्ना स्पष्ट परेशान दिख रहे थे। वे अपने आप को संभालते हुए बोले, क्या? हाँ, हम एक दूसरे को अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये यह टीम की तरफ काम कर रहे हैं और आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? परिमल ने चिंतित स्वर में दोहराया। परिमल द्वारा दिखाए गए इस स्वभाव में वे सेज महसूस कर रहे थे और उन्होंने उनके कान में धीरे से कहा कि आदमी 1 घंटे के अंदर ही उठ गया। तो परिमल को कुछ समझ नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं। डॉक्टर बन्ना ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करके कहा, संभव नहीं? आपका क्या मतलब? हम सब ने उसे उठते हुआ परिमल ने भोलेपन के साथ पूछा। वही चीज जो तुम्हें परेशान कर रही है परिमल। उस दवा की केवल एक खुराक इंसान को 4 से 5 घंटे तक सुला देती है। क्या तुम जानते हो, पहली खुराक से वे बेहोश नहीं हुआ था। फिर मैंने उसे सामान्य से 2 गुनी खुराक दी। मैं थोड़ी देर के लिए तंद्रा में आया लेकिन फिर भी होश में था। मैं उसे उतनी ही खुराक दोबारा दी, लेकिन खुराक एक व्यक्ति को मारने के लिए काफी। वे केवल 1 घंटे के अंदर ही फिर होश में आ गए। डॉक्टर बन्ना समझाते हुए बोले, ये मेरी जानकारी और योग्यता एक प्रश्न है। मुझे ये पता लगाना होगा कि ये कैसे हुआ। दृढ़ता से डॉक्टर बन्ना ने कहा। जो कुछ भी डॉक्टर बन्ना ने कहा वे परिमल की समझ से बाहर था, इसलिए उससे बचने के लिए उसने पूछा, क्या आपने ये डॉक्टर श्रीनिवासन को बताया? हाँ, मैंने बताया। शायद डॉक्टर श्रीनिवासन को ओम शास्त्री ऐसी चीज़ों को ज्ञान है जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। जब ओम शास्त्री ने डॉक्टर श्रीनिवासन को देखा तो उसने उन्हें उनके उपनाम से पुकारा। चिन्हना, ये कैसे पता चला? परिमल को हैरान था। ये तो बात है, उससे ये कैसे पता हो सकता है? एक व्यक्ति जो डॉक्टर श्रीनिवासन का उपनाम जानता है और अपना खुद का नाम न जानने का दावा करता है। क्या तुम किसी मिशन पर हो? डॉक्टर शाइस्ता दोबारा चौकस होकर बैठ गई। हाँ, ओम शास्त्री ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। डॉक्टर श्रीनिवासन के मस्तिष्क की रेखाएं उनकी उलझन को प्रकट कर रही थी। एक आतंकी से पूछताछ करने के बारे में सोचकर ही जिसे इतना महत्व दिया जा रहा था कि अलग अलग क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ लोगों को इस पृथक सुविधा केंद्र में एक साथ लाया गया है। एलएसडी तनावग्रस्त हो गई।
एक बार के लिए डॉक्टर साइस्ता भी भयभीत हो गई थी। मुझे पता था ये एक मुसलमान है, ये एक मुसलमान जैसा दिखता भी है। घर से अभिलाष भी ने कहा, लोगों के बीच जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव करने की उसकी आदत थी। साइस्ता ने उसे अनदेखा करते हुए आगे पूछा, तुम्हारा क्या मकसद है? छुपाना और छुपे रहना। ओम ने कहा, क्या छुपाना? मेरी वस्तु है, तुम्हें उन्हें क्या छुपाते हो? मेरी स्मृतियों में और लॉकर में। किसके लिए? तुम उसकी रक्षा कर रहे हो? मानव जाति के लिए। ओम ने एक दिव्य मुस्कान के साथ कहा। बिना किसी प्रश्न के ओम ने कहा, नहीं, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ। साहिस्ता ने अपना आपा खो दिया। वे बाकी सब की ओर मुड़ी और उन्हें एहसास हुआ कि सभी एक ही नाम में थे। डॉक्टर श्रीनिवासन किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने साहिस्ता का चेहरा देखते ही फोन रख दिया और पूछा, क्या हुआ? मेरे बिना किसी प्रश्न के ही इसने जवाब दिया। भला किसने इसने एक आतंकवादी होने के बारे में पूछा? साहिस्ता ने हैरान होकर और तलाश होकर टीम से पूछा। लीसा सैमुअल डी कोस्टा, ओम ने जवाब दिया। मैं परिमल से उसके आतंकी होने की संभावना के बारे में बात कर रही थी, लेकिन मैंने बहुत धीरे से बोला था। एलएसडी ने मानते हुए कहा। परिमल ने सहमति जलाते हुए सिर हिलाया। इसे तुम्हें सुना और मैंने नहीं। चिंता में साइस्ता का चेहरा गंभीर हो गया। मैं तुम्हारे ज्यादा करीब बेटी हूँ। एलएसडी ने नहीं जानती थी कि उसने क्या कहना चाहिए, इसलिए वे चुप रही। दोपहर हो चुकी थी और ओम शास्त्री ने एक बार फिर से अपनी जागृत अवस्था का एहसास कराया। वीरभद्र ने अपनी घड़ी की ओर देखा जो दोपहर के 1:45 बजा रही थी। वे गार्डन को देखने कमरे से बाहर गया। इस दौरान ओम ने डॉक्टर साइस्ता की भयभीत आंखों को देखकर ऐसे कहा जैसे कि एक पिता अपनी बेटी से कह रहा हो, तुम्हें अपने उत्तर प्राप्त करने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस समय तुम्हारी हिरासत में हूँ। तुम जैसे चाहो मुझसे निपट सकते हो। बिना किसी भय के आगे बढ़ो। मैं किसी को कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। साइस्ता को कुछ बोलते नहीं बना। डॉक्टर बन्ना कमरे के पार डॉक्टर श्रीनिवासन के पास बैठ गए और बोले, मुझे इसे जांचने के लिए आपकी अनुमति चाहिए। वे बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे। डॉक्टर श्रीनिवासन ने डॉक्टर बन्ना की सहायता करने का कष्ट नहीं किया। वे अपने काम में लगे रहे। साइस्ता ओम को छोड़कर बाकी लोगों के पास चली गई। डॉक्टर श्रीनिवासन ने उन्हें अपनी ओर आते देख पूछा, सर, मेरा सुझाव है कि हम बिना किसी ड्रग या सम्मोहन के उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। साइस्ता ने विनती की। डॉक्टर बन्ना को साइस्ता की बात हास्यास्पद लगी, लेकिन वे चुप रहे। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके शब्दों की सच्चाई की जिम्मेदारी कौन लेगा और ये कैसे पता चलेगा कि वे सच बोल रहा है? डॉक्टर श्रीनिवासन ने दृढ़ता से अपनी बात कही, लेकिन इससे भी तो कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर साइस्ता ने कहा, कृपया मुझे एक बार उसकी जांच करने दीजिए। सर, मुझे उसके खून का सैंपल चाहिए। डॉक्टर तेज ने प्रार्थना की। वे कोई परीक्षण की चीज नहीं है जिस पर तुम खोज कर सकते। तुम इस विशेष अधिकार की अनुसूची नहीं देख सकता। डॉक्टर बन्ना को के यही जवाब मिला। डॉक्टर बन्ना और डॉक्टर साइस्ता ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कह रहे हो कि हम एक ही नाव में सवार हैं। एक गहरी सांस के साथ साइस्ता ने कहा, ठीक है सर, तो सब अन्य क्या करना चाहिए हमें? डॉक्टर श्रीनिवासन की फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने फ़ोन को अपनी जेब से निकाला और कॉलर का नाम देखकर वे बेचैन हो गए हैं। आप सभी थोड़ी देर आराम कीजिए और उसके बाद अगले सेशन की तैयारी कीजिए। फ़ोन उठाने से पहले डॉक्टर श्रीनिवासन ने जल्दबाजी में कहा। वे कमरे के बाहर चली गई। डॉक्टर श्रीनिवासन के जाते ही वातावरण में कुछ हिस्सा आ गई। एलएसडी के चेहरे के एकदम से एक मुस्कान आ गई। परिमल ने अभिलाष की ओर देखा और फिर एलएसडी की ओर। डॉक्टर बन्ना परेशान थे क्योंकि उनके पास सवालों के जवाब नहीं थे। वैसे ही डॉक्टर साइस्ता की नज़र श्रीपति जो उत्सुकता से अपने आसपास की चीज़ों और लोगों को देख रहा था। जैसे ही उसने साइस्ता की ओर देखा, उन्होंने अपनी नज़रें मोड़ ली। उसी समय सिक्योरिटी चीफ वीरभद्र कमरे में 2 अन्य गार्डन के साथ आया। वे भारी आवाज़ में बोला, सभी लोग कृपया इस तरफ आए, और अपने हाथ के द्वार की ओर इशारा किया। सभी को कुछ पल का समय लगा बाहर निकलने के लिए। वीरभद्र और ओम शास्त्री को 1 घंटे के लिए कमरे में अकेले रहना था। कारण जांचकर्ताओं द्वारा व्यस्त था। डॉक्टर तेज अपने परिवार से अपनी मातृभाषा में बात कर रहे थे। परिमल एसएलडी और अभिलाष आराम से लकड़ी की एक मेज पर चारों ओर बैठे हुए थे। डॉक्टर साइस्ता ने कुछ समय के लिए अकेले रहना ही ठीक समझा। वे एक दूसरी मेज के पास बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। परिमल अपने शब्दों के साथ संघर्ष कर रहा था। एलएसडी अपने उपकरणों के साथ और अभिलाष अपने घर में डूबा हुआ था। वे अपने और अपने पेशे के बारे में बात कर रहे थे। आप भी हमारे साथ आइए ने डॉक्टर साइस्ता, चलिए एक दूसरे को थोड़ा जाना जाए। एलएसडी
ने डॉक्टर साइस्ता को आमंत्रित करते हुए कहा, जरूर मैं 5 मिनट में आती हूँ। डॉक्टर साइस्ता ने कहा, चूंकि वे सब में वशिष्ठ थी और उनके बारे में उनकी फाइल के द्वारा सब कुछ जानती थी। वे इन लोगों के साथ ये जानते हुए आई थी कि उन्हें किन लोगों के साथ काम करना होगा, लेकिन ये नहीं जानती थी कि कितने समय तक करना होगा। वे अभिलाष के बराबर वाली खाली कुर्सी पर बैठ गई। जैसे ही डॉक्टर साइस्ता बैठी, अभिलाष खड़ा होकर दूसरी तरफ चला गया और उनकी जगह परिमल के साथ बदल गई। सभी को उसका ये भेद भरा व्यवहार दिखा। वो समझ में आ गया, किंतु किसी ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर साइस्ता शर्मिंदा हो गए। डॉक्टर बन्ना अभी भी फ़ोन पर बात कर रहे थे। उसे शायरी में कहा। एलडीएस ने खुले रूप में डॉक्टर साइस्ता के साथ की डायरी की और संकेत करते हुए पूछा, मैं बस पूछताछ में होने वाली सभी सामान्य और असामान्य घटनाओं का हिसाब रख रही हूँ। बाद में जांच करने में लाभदायी साबित होता है। डॉक्टर साइस्ता ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, कौन सी असामान्य घटनाएं? परिमल ने अपने अस्वाभाविक तरीके से पूछा। तुमने देखा, वे मामूली सवाल नहीं पूछता। जब वे होश में आता तो चिंतित होकर पूछता कि हम कौन है, क्या कर रहे हैं आदि, मानो उसके मन में उसे पहले से ही पता हो कि वे एक दिन पकड़ा जाएगा। शायद उसने ये पहले भी अनुभव किया हो, शायद उसे पता हो कि हम क्या ढूंढ रहे। परिमल ने प्रस्ताव रखा, इतने भाग्यशाली हो हम भी नहीं हैं कि हमें पता हो कि हम उससे क्या चाहते। साइस्ता ने एक अप्रसन्नता वाले लहजे में कहा, और कौन से असामान्य भाव उसने व्यक्त किए हैं? परिमल ने हकलाते हुए पूछा। वे मेरे द्वारा किए गए सम्मोहित विद्या के जादू को बिना किसी पूर्व संकेत के तोड़ देता है। यह एक तेज प्रक्रिया, मानो वे सामान्य रूप से सो रहा था और अचानक से उठ गया। साइस्ता ने चुटकी बजाकर उसके एकदम से उठ जाने को समझाते हुए कहा, डॉक्टर बन्ना भी वे दवा जिसका सामान्य रूप से असर कुछ घंटों के लिए रहता है, उस पर कोई असर न होने के कारण बहुत चिंतित थे। परिमल ने कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर बन्ना की उपस्थिति से भयभीत हूँ। पता नहीं क्यों वे हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। एलएसडी ने कहा, डॉक्टर बन्ना अच्छे व्यक्ति है, वे कुछ मुश्किल समय में गुजर रहे हैं और कुछ नहीं। साइस्ता ने समझाया। ओ, आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानती हैं? एलएसडी ने पूछा। हाँ, हमने पहले एक साथ काम किया। तो उन्हें क्या परेशानी हो रही है? वे सामान्य रूप से ऐसा व्यवहार नहीं करते। दरअसल वे इसलिए उदास है क्योंकि उनकी पत्नी मृत्यु शैय्या पर है। हालांकि वे एक प्रख्यात चिकित्सक है, लेकिन इसके बारे में वे कुछ नहीं कर सकते। वे यही उनके निराश होने के कारण। साइस्ता ने सहानुभूति जताते हुए एलएसडी ने स्थिति को समझे बिना ही अपनी राय बनाने के लिए खुद की आलोचना की और साथ ही उसे साइस्ता से कुछ ईर्ष्या हुई कि उन्होंने ये सारी बात कितनी आसानी से समझ ली। कुछ देर के लिए वहाँ शांति छा गई, क्योंकि डॉक्टर साइस्ता ये विचार करने लगी कि डॉक्टर बन्ना किस मानसिक पीड़ा में होंगे। एक समझदार व्यक्ति परेशानी से पहले की तुलना में और समझदार बनकर निकलता है। डॉक्टर बन्ना वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति है। डॉक्टर साइस्ता ने विचार किया, परिमल, ओम शास्त्री ने संस्कृत में क्या कहा था? डॉक्टर साइस्ता ने बातचीत को फिर से शुरू करते हुए पूछा। परिमल ने कहा, मैं एक श्लोक था, मुझे पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है वे तेजी से समय के साथ मानव जीवन के घटने की बात कर रहा था, जिसका उसने आश्चर्य से था। जैसे उसने बोला, मैं वैसे नहीं समझ पाया क्योंकि मुझ तक पहुंचने के लिए उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। यदि मुझे वे एक बार और सुनने को मिल जाए तो उसका सटीक अनुवाद में आपको बता दूंगा। मैं आसानी से कर सकती हूँ, मैं उससे दोबारा बुलवा सकती हूँ। डॉक्टर साइस्ता ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, हमें भविष्य के लिए उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। एलएसडी ने सुझाव दिया, क्या हम पहले से ही रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं? क्या? परिमल की आंखों में आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय डॉक्टर बन्ना भी वहाँ आए और अपना सिर पकड़कर बैठ गए। नहीं, साइस्ता ने जवाब दिया। डॉक्टर परिमल बहुत हैरान थे, डॉक्टर, क्योंकि श्री श्रीनिवासन ने नहीं जानते थे कि कुछ भी रिकॉर्ड किया जाए। डॉक्टर बन्ना ने बीच में कहा, ओ, हम उनके आदेश का पालन कर रहे हैं क्योंकि हम बॉस है। एलएसडी ने आंखों घुमाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि वे बॉस है। अभिलाष ने सोचते हुए कहा, क्या मतलब तुम्हारा? एलएसडी ने पूछा। डॉक्टर बन्ना एक साइस्ता ने एक दूसरे की ओर देखा और उससे पहले कि कोई अभिलाष की बात पर ध्यान देता पाता, डॉक्टर बन्ना ने रोकते हुए कहा, एलएसडी, क्या तुम मुझे पहले के बारे में जानकारी दे सकती हो? सर, जैसे उपकरण और साधन यहाँ उपलब्ध है, उससे मैं आपको किसी के बारे में कोई भी जानकारी दे सकती हूँ। उनका अकाउंट नंबर, पासवर्ड, ईमेल, वे किस स्थान पर उपस्थित थे, वे सभी कहाँ हैं, उनके फ़ोन नंबर तक की जानकारी। एलएसडी ने उनका व्यक्तिगत विवरण, उनके पैदा होने से लेकर अभी तक की सारी जानकारी।
LSD ने आत्मविश्वास से कहा। उसकी आंखों में चमक थी। ठीक है, फिर ओम शास्त्री के बारे में तुम जितना पता लगा सकती हो लगाओ, डॉक्टर बन्ना की सहमति जताते हुए कहा। ओम और वीरभद्र कुछ समय से कमरे में एक साथ थे। ओम पहले की ही तरह बंधा हुआ था, उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं था। वीरभद्र एक मेज के पास खाली बैठा हुआ था। ओम ने आखिरकार चुप्पी तोड़ने हुए कहा, मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? मुझे शुष्क आवाज में कहा। वीरभद्र को लगा जैसे उनका गला सूख रहा हो। इसके लिए पानी का एक गिलास लेकर आओ। वीरभद्र ने बिना हिले एक गार्ड को आदेश दिया। तो तुम यहाँ कितने समय से काम कर रहे हो? ओम ने बात शुरू करने की कोशिश की। काफी समय से, वीरभद्र ने टका सा जवाब दिया। ओम ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराने लगा। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? वीरभद्र ने होने वाली है और मुझे उसकी सुगंध एवं आवाज बहुत पसंद है। ओम शास्त्री ने जवाब दिया। उनकी नजर वेंटिलेटर के जरिए दिख रही आवाज पर टिकी हुई थी। उसके गार्ड द्वारा लाए गए पानी को घटाघटक पी कर लिया। बारिश अभी गर्मियों में कुछ पागल हो गए हो, वीरभद्र ने कहा। वीरभद्र को बाहर गलियारों में पैरों की आवाज सुनाई दी। वे कमरे से बाहर चला गया और बाकी सब अंदर आ गए तथा कुछ ही पलों में सब लोग अपने स्थान पर बैठ गए। LSD उत्साह के साथ चहक रही थी क्योंकि आखिरकार उसे कुछ काम करने के लिए दिया गया था। अभिलाष असमंजस्य के बाद में स्त्री को एक टक देख रहा था। ओम शास्त्री भी अभिलाष को घूर रहा था। वे डॉक्टर बन्ना एक दूसरे के लिए तैयार थे। अचानक उन्हें याद आया कि वे कुछ भूल रहे हैं। LSD के पास जाकर वे फुसफुसाते हुए बोले, ओम ने एक लॉकर भी जिक्र किया था, ये भी अपनी जानकारी सुरक्षित रखता है, उसके बारे में भी जांच करना। जी सर, LSD ने कहा। डॉक्टर श्रीनिवासन वापस अंदर आ गए और टीम के सभी साथियों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने देखा कि शाइस्ता वहां मौजूद नहीं थी। अभिलाष डॉक्टर श्रीनिवासन ने उसे पुकारा, डॉक्टर शाइस्ता को ढूंढकर यहाँ ले आओ। अभिलाष से हिलाते हुए अप्रसन्नता के साथ ये सोचते हुए कि मैं ही क्यों, सीधे दरवाजे की ओर चला गया। वे जानता था कि वही महिला कहाँ मिलेगी, जैसे कि उसकी उम्मीद थी। वे अगले कमरे में बैठी हुई थी। वे ध्यान से उसे का अध्ययन कर रही थी। आप अब भी नहीं यही है? उनकी अनिच्छा से बिना झुकते हुए कहा। मैं बस अपने द्वारा तैयार किए गए नोट्स पढ़ रही थी। ये शायद हमारी निवासन आपको बुला रहे। अभिलाष ने उन्हें टोकते हुए कहा। शाइस्ता ने हाँ मेरे सिर हिलाया। डॉक्टर शाइस्ता और अभिलाष साथ चलने लगे। लेब में प्रवेश करने से ठीक पहले शाइस्ता ने दृढ़ता के साथ कोमल स्वर में कहा, अभिलाष तुम्हें अघोरियों के बारे में कुछ पता है? फिर भी तुम्हारी जानकारी एक चीज और लगाना चाहती हूँ। अघोरियों का सिद्धांत होता है कि वे किसी प्राणी या चीज के प्रति घृणा नहीं करते। उनका मानना है कि जो घृणा करता है वे साधन नहीं कर सकता और मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। हम दूसरों की नफरत करने की वजह तलाशते रहते हैं, चाहे वे धार्मिक विचारों, त्वचा के रंग, भाषा, लैंगिक भिन्नता, राजनीतिक दृष्टिकोण, लिंग या नस्ल पर आधारित हो। हमें उनसे सीखना चाहिए। बात का सार यह है कि मेरा व्यवहार लोगों के साथ उनके व्यक्ति होने के आधार पर है, न कि उनकी जाति के आधार पर। और मैं चाहूंगी कि सामने वाला भी मुझसे वैसे ही व्यवहार करे। क्या तुम्हें बात समझ में आई? शाइस्ता ने घूरते हुए कहा। अभिलाष समझ गया और हाँ करते हुए अपना सिर हिलाया। जैसे